मिट्टी की बकरी। गुड्डी नाम की एक बहुत ही शैतान बकरी थी। उसे मैं करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। हर किसी को अपनी आवाज से हमेशा परेशान करना उसकी बहुत बुरी आदत बन चुकी थी। जंगल के पास एक बहुत बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। हर रोज गुड्डी उन्हें देखती। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हरिओम, हरिओम। बाबा साधना में लगे रहते थे, लेकिन गुड्डी लगातार वहां खड़ी खड़ी मैं ऐसा करती रहती। उसकी मैं बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसकी आवाज के कारण धीरे धीरे ऋषि मुनि की तपस्या भंग होने लगी। एक दिन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और गुड्डी बकरी को कहा, हट! तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो रही है। हर रोज यहाँ आकर मैं करती रहती है। दुष्ट बकरी, तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। आज के बाद तू मैं नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर मिट्टी का हो जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा ही था कि तुरंत गुड्डी बकरी एकदम मिट्टी की बन गई। अब ना तो वो बोल सकती थी और ना ही कोई बात कर सकती थी, लेकिन वो बहुत रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मुझसे क्या गलती हो गई? ऋषि मुनि ने मुझे मिट्टी का बना दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। भगवान मेरी मदद करो। ऋषि मुनि फिर से अपनी तपस्या में लग गए। कई दिन बीत गए। बकरी वहां मिट्टी ही बनी रही और खड़ी रही। अचानक एक दिन तेज तूफान आया और बारिश होने लगी। तेज बारिश के कारण मिट्टी की बकरी धीरे धीरे बहने लगी। कोई बचाओ, बचाओ, आज तो मेरी मौत निश्चित है। कोई है? लेकिन बकरी की आवाज बिल्कुल भी किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। मगर अचानक ऋषि मुनि के मन में उस बकरी के लिए दया आ जाती है। वो आंखें खोलते हैं और अपना श्राप वापस ले लेते हैं। बकरी अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे माफी मांगती है। आप धन्य हैं ऋषि मुनि। आज के बाद मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगी। रहूंगी तो आपके आसपास, आपकी सेवा करूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। ऋषि मुनि गुड्डी बकरी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जा, तुझे माफ किया, मगर याद रखना, कभी किसी की भक्ति में कोई बाधा ना बने। इस बात का ख्याल रखना आज से तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। मैं समझ गई ऋषि जी, ऐसा ही होगा। इंदौर नाम का एक गांव में भूपिंदर नाम का एक आदमी था। भूपिंदर बांस से तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचता था। भूपिंदर का एक बेटा भी था, सुरेंद्र। सुरेंद्र उसके पापा को हर रोज खिलौने बनाते हुए देखता था। क्यों बेटा सुरेंद्र, तुम रोज यहीं पर बैठकर मुझे देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे पापा, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा बैम्बू से खिलौना बनाने सीख लिया तो हमारे कारोबार बढ़ सकता है। सोच लो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। आओ, तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। ऐसा भूपिंदर ने सुरेंद्र को पूरा काम सिखा देता है। फिर एक दिन सुरेंद्र ने बोला, अरे पापा, तुम कितने साल यही खिलौने बनाओगे? क्यों ना हम कुछ बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएं, जिससे हमारा कमाई भी बढ़ जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बांस का ऑटो बनाकर यात्रियों को लेके जाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक ऐसा सोचकर दोनों बाप बेटे मिलकर 2 दिन में एक बांस का ऑटो बना देते हैं और उसको गांव के ऑटो स्टैंड पर लेके जाते हैं। वहां पर ऑटो को खड़ा करके चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, आओ, नया बांस का बनाया हुआ मैजिकल ऑटो, इस पर चढ़ो
और मजा लो। आओ आओ जल्दी आओ। ऐसा बोलते ही वहां पर सभी ऑटो ड्राइवर्स हंसने लगे। बड़ा आया बांस का ऑटो वाला, क्या ये चलेगी या धक्का मारना पड़ेगा? ये सब सुनकर कोई भी यात्री उस बांस के ऑटो पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही एक महीना हो गया। फिर एक दिन एक स्वामी जी ऑटो स्टैंड पर आए। बेटा, मुझे कोई भी बगल के गांव में मंदिर तक छोड़ देंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्वामी जी के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या है आपके पास? आशीर्वाद। स्वामी जी, आप एक काम करो, आप पैदल ही निकल जाइए, कल तक पहुंच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भूपिंदर ने ऐसा बोला। स्वामी जी, मेरे बैम्बू ऑटो में चढ़िए, मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई भी यात्री इस पर अभी तक नहीं चढ़े। क्या अभी तक एक भी यात्री नहीं चढ़े? तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी ही तुम्हारे ऑटो का महत्व पूरा गांव जान लेगी। जब स्वामी जी को भूपिंदर ने छोड़ दिया तो स्वामी जी आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन कुछ ही दिन में एक बड़ी बारिश और तूफान की वजह से पूरा गांव डूब जाता है। सारे लोग घरों के ऊपर चढ़कर सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन भूपिंदर का ऑटो बैम्बू ऑटो होने की वजह से वह डूबी नहीं। तुरंत भूपिंदर और सुरेंद्र ऑटो में जाकर सारे लोगों को एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा गांव में बच्चों को और बुजुर्गों को भी बचा लेते हैं। दोनों की सहायता के लिए सारे लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद उसका बैम्बू ऑटो बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोग उस पे ही सवारी करने लगे। राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा, तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती, उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंक्चर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे।
ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। सोहन के पास एक खटारा बाइक थी। वह कभी भी कहीं भी खराब हो जाती थी। सोहन उसे मैकेनिक के पास ले जाता और पैसे देकर जैसे तैसे ठीक करवाता था। अरे भाई सोहन, नई बाइक ले लो, कब तक इसकी मरम्मत करवाते रहोगे? अब ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सोहन को डींगे मारने की बहुत बुरी आदत थी। अरे तुम देखना, मेरी बाइक जर्मनी से आने वाली है, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। और जिसे तुम खटारा समझ रहे हो ना, इसे तो दिल्ली के ऑटो एक्सपो में भेजना है, दुनिया देखने आएगी इसे। अरे इसमें ऐसी क्या खास बात है सोहन भाई? हाँ, खास बात तो ये है कि ये बाइक मेरे दादाजी की है। एक बड़े राजा ने उन्हें तोहफे में दी थी। ये 150 साल पुरानी बाइक है। हर जगह सोहन बिना सोचे समझे गप्पे मारता रहता था। एक दिन सोहन अपनी पत्नी के साथ पिक्चर देखने जा रहा था। रास्ते में बाइक फिर खराब हो गई। जब तक वो चली तब तक पिक्चर खत्म हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, बहुत हुआ। आज के बाद मैं इस बाइक पर नहीं बैठूंगी। आज मेरी सहेलियां सभी मुझ पर हंस रही थी। इस खटारा पर तो तुम ही बैठो, मैं चली घर। घर पहुंचकर सोहन ने अपने पड़ोसी की बाइक चुरा ली और उसे सुबह होने से पहले अपनी बाइक के साथ जोड़कर एक नए रूप में रंग दिया। सोहन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पिक्चर दिखाने ले गया। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोहन का पड़ोसी बहुत उदास था। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, पर बाइक का कुछ पता ना चला। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सोहन को मिला। अरे सोहन, मुझे जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। जी हाँ, चलिए आइए बैठिए। अरे बड़ी अच्छी बाइक है भाई, एकदम अलग। कहाँ से लाए हो? सिडनी से लाया हूँ साहब, मेरे चाचा की वहाँ बाइक की फैक्ट्री है। आपको चाहिए तो बताइएगा जरूर। सोहन की बातों पर अफसर को शक हुआ। अरे आओ सोहन, बैठो, तुम्हें चाय पिलाते हैं। सोहन खुश हो गया और अफसर के इशारे पर उसकी बाइक की तलाशी हुई और पता चला कि ये तो चोरी की बाइक है। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ, चाय के लिए धन्यवाद। अरे रुको रुको, अभी कहाँ, अभी तो बस चाय ही पिलाई है, हवा खाना तो बाकी है। चलो हवालात में। चोरी करने और गप्पे मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब यहीं बैठे बैठे खटमलों को अपनी गप्पे सुनाना। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है। बस ये रियाज चिक चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है, कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया, तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूँगा।
अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा। जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नज़र रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख: चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है।